नहीं बाबू, क्लास पहले चेक कर लिया करिए आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है, चेक कर लीजिए। बैटरी भी चार्ज नहीं है बाबू, सेल चार्ज नहीं है। देखिए आवाज नहीं पहुंच पाई है, इसके लिए अफसोस है मुझे। दोबारा से मैं आपको बता दूं, लाई देखिए दोबारा से मैं बता दूं, 75 नंबर का क्वेश्चन परसों कराया गया था, लास्ट में कराए थे हम आपको, ध्यान दीजिएगा। और मैंने कहा था एक बार फिर से इसको बता देंगे। ये कैट का क्वेश्चन है, ये पूछा तो नहीं जाएगा आपकी परीक्षा में, लेकिन फिर भी इसका अप्रोच समझ लीजिए। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे देना है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ध्यान से देखिए, भले आंसर पूरा नहीं निकालना है आपको, समझ लीजिए करना क्या है। आंसर हम लोग दे चुके हैं परसों, इसका केवल मैं समझा दे रहा हूं। देखिए एक वर्ग था, वर्ग के अंदर एक बड़ा वृत्त था, और वृत्त के अंदर 4 समान त्रिज्या के और वृत्त बने हुए हैं। छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहां से ये 4 टुकड़े छायांकित हैं और वृत्त के अंदर ये भाग छायांकित है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने आपको बता रखा है कि करना क्या था। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो आपका 4 टुकड़ों का क्षेत्रफल निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा, हमें इसका भी तो क्षेत्रफल चाहिए, तो इसमें हम इन 4 टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालकर इन चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, और ये लीफ कहलाता है, ये लीफ जो अछायांकित है। तो लीफ का एरिया एक बार नहीं 2 बार माइनस कर दिया जाएगा, तब ये चला जाएगा, पूरा पूरा ये चला जाएगा और रह जाएगा केवल छायांकित भाग। तो बच्चे देखिए, आपका ये पूरा तो सवाल नहीं पूछेगा आपके पेपर में, लेकिन ये लीफ वाला जरूर पूछता है आपके पेपर में। ध्यान से देखिएगा, लीफ का एरिया निकलता कैसे है, हर एक बच्चा देख ले। ये एक अर्धवृत्त खींचिए, ये एक अर्धवृत्त खींचिए, यहां से ये एक अर्धवृत्त खींचिए, यहां से ये एक अर्धवृत्त खींचिए। इस तरीके से आपका लीफ बन चुका है, और इस लीफ का एरिया यहां भी आप बना सकते हैं लीफ। यहां से इसको मिला देंगे, 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 तो ये वर्ग बन जाएगा, और वर्ग के अंतर्गत ये आपके लीफ आ जाएंगे। इन लीफ का एरिया निकलता कैसे है ये आपको आना चाहिए, ये पूछा जाता है। देखिए यहां हमने ये वर्ग इस तरह से बना दिया, ये जो रेखा है इस वृत्त का व्यास होगी, ये जो रेखा है यानी कि वर्ग की जो भुजा इस वृत्त का व्यास होगी, ये इस वृत्त का व्यास होगी, ये इस वृत्त का व्यास होगी। इस तरीके से इसी फिगर को हमने यहां बना रखा है। मान लिया इस वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की भुजा ए है, हर एक बच्चा ध्यान दे, वर्ग की भुजा ए है। आपको इस लीफ का एरिया चाहिए, तो करना क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। आप पहले फिगर 2 अर्धवृत्त वाला बनाइए, ध्यान दीजिए। अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल इस टुकड़े और इस टुकड़े के योग के बराबर है। ध्यान से देखिए, पूरे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? आप इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको करना क्या है, अगर देखा जाए तो ये भी एक अर्धवृत्त बना लिया, ये भी एक अर्धवृत्त बना दिया। ध्यान से देखिए, ये भी एक अर्धवृत्त इधर से बन गया, ये भी एक अर्धवृत्त बन गया। तो अब देखिएगा 4 अर्धवृत्त आपके बन गए हैं, 4 अर्धवृत्त बन गए हैं। आपने देखा है कि हमको पूरे वर्ग का क्षेत्रफल अगर दिखाना है तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये और प्लस ये आपका वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेकिन अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो हमने फिर एक अर्धवृत्त खींच दिया,
इसका एरिया निकालना चाहते हैं, एक अर्धवृत्त हमने और खींच दिया, तो अगर चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे तो कितना एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा वर्ग से। अगर इसमें हम 4 अर्धवृत्त देखें और उनका एरिया जोड़ें तो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा आ जाएगा बच्चों, इन्हीं लीफ के एरिया के बराबर क्षेत्रफल ज्यादा आ जाएगा। यही चीज आपको समझना है, इन्हीं लीफ के एरिया के बराबर क्षेत्रफल ज्यादा आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, हर एक बच्चा देखे। आपका ये एक वर्ग है, ध्यान से देखिएगा, ये एक वर्ग है, यहां से एक अर्धवृत्त खींचा गया है, यहां से एक अर्धवृत्त बना है। अगर मैं कहूं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस टुकड़े का क्षेत्रफल प्लस इस टुकड़े का क्षेत्रफल। आप तब तक अपना प्रॉपर देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मिला लीजिए, ठीक है, इसके बाद ही आएगा नंबर। तो सुनिए, आप इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, लेकिन इसका एरिया और इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए और कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, यहां से एक अर्धवृत्त ले लिया, यहां से एक अर्धवृत्त ले लिया। तो अब अगर चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ा जाएगा, चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ा जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक हो जाएगा बच्चों, यही लीफ के एरिया के बराबर क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो इन लीफ का एरिया कैसे निकला, 4 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आप पूरे एक वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, लीफ का एरिया आ जाएगा। यही सिस्टम था, यही सिस्टम था। लीफ का एरिया कैसे निकलेगा, 4 अर्धवृत्त का मतलब 2 वृत्त होता है, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, आर क्या होगा, ये पूरी भुजा अगर ए है तो आर की वैल्यू जो होगी वो a/2 हो जाएगी, a/2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, देखिए कटने वाली चीजें कैसे कटेंगी, 2 गुणे 22/7 गुणे ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस कितना बच्चे, ए स्क्वायर। अब देखिए यहां से आपका 2 दूना 4 और ये 11 आ गया, तो 11 ए स्क्वायर बाई 7 माइनस ए स्क्वायर आया, घटाएंगे तो आएगा 4 ए स्क्वायर बाई 7। ये लीफ का एरिया होता है, ये लीफ का एरिया होता है। अब हमारे क्वेश्चन में ये लीफ का एरिया 2 बार क्यों माइनस किया गया है उसको समझ लीजिए। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। ध्यान से देखिए, अगर बच्चों हमें इस भाग का क्षेत्रफल बताना है, ध्यान से देखिए, इस भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ते हैं, 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ेंगे तो लीफ का एरिया एक बार अतिरिक्त आ जाता है। भाई कोई भी एरिया लेंगे तो एक ही बार लेंगे, कोई भी एरिया काउंट होता है तो एक ही बार काउंट होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को हम लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, लीफ का एरिया एक बार आ जाएगा अतिरिक्त, लीफ का एरिया एक बार अतिरिक्त आ जाएगा। इसलिए हम यहां पर लीफ को भी अगर छोड़ना चाहें तो एक बार नहीं, लीफ का एरिया क्या कर दिया जाता है, 2 बार माइनस कर दिया जाता है कि ये पार्ट पूरा गायब हो जाए, केवल इसी का एरिया दिखाई दे, ये पार्ट पूरा गायब हो जाए और केवल इसी का एरिया दिखाई दे। ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से, तो इसलिए 2 बार माइनस कर लेते हैं। आइए चलिए ध्यान से देखिएगा। अब है आपका 76 नंबर का क्वेश्चन, आ जाइए। चित्र में क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके। देखिए चित्र में CD बराबर BF बराबर 10 इकाई दे रखा है तथा एंगल CED बराबर एंगल BAF बराबर 30 हो, तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या होगा।
ये ई है, डी है, सी है, एफ है, ये बी है और ये ए है। आपसे पूछा गया है ए ई डी का क्षेत्रफल, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। यहां भी ये 90 डिग्री है। सी डी की वैल्यू दे रखा है 10 यूनिट और बी एफ की वैल्यू दे रखा है, ये भी 10 इकाई है। और सी डी बराबर, सॉरी, एंगल सी ई डी बराबर एंगल बी ए एफ। सी ई डी 30 डिग्री है और फिर उसके बाद बी ए एफ बराबर भी क्या है, 30 डिग्री है। तो आपसे इसका एरिया पूछा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है जब 30 डिग्री का एंगल कहीं होता है तो ये भुजा x है, तो आधार वाली भुजा x√3 हो जाती है और ये कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। आपको इस पर ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री है, 30 के सामने अगर 10 है तो आधार क्या होगा, 10√3। अब देखिएगा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये 30 है, 30 के सामने ये क्या है, 10 है। हर एक बच्चा ध्यान दे, 30 के सामने ये 10 है, तो ये आधार होगा। आधार कितना हो जाएगा, 10√3। ये चीज आपको पता है। अब इसके बाद देखिए ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, 60। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, 60। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो ये कितना हो जाएगा, 30। भाई ये 90, तो इधर से ये भी क्या होगा, 90। ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया। राहुल सर सही चल रहा है, कोई दिक्कत? इंटरनेट की प्रॉब्लम दूर करा दी गई है। राहुल सर का इसमें बड़ा सुबह से लेकर शाम तक का योगदान रहा है। अब इंटरनेट की मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चीजें टेक्निकल वे में समझ लिया गया है कि कैसे कनेक्शन चेंज करना होता है, कैसे क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, जैसे कल से हम लोग फेस कर रहे थे। कल से काफी समस्या फेस की जा रही थी इंटरनेट की, अब इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका परसेंटेज वाली क्लास में 7 बजे लूंगा। लीवो लर्न वाले ध्यान दीजिएगा, आज जो मॉर्निंग पढ़ा रहा था बहुत डिस्टर्ब हुई है क्लास, हर 5-5, 10-10 मिनट पे कनेक्शन गायब हो जा रहा था, इसलिए उसको शाम को 7 बजे रखा गया है। चलेगा वैसे मॉर्निंग में ही क्लास आपका परसेंटेज का, लेकिन शाम में आज रख दिया गया है कि आज वाली चीज 7 बजे आप लोगों को पढ़ा दी जाए। 60, तो ये 60, ये 30 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे देखिए, अब इस 30 के सामने वाली भुजा आपको चाहिए। आधार 10 है, तो सामने वाली भुजा आपकी 10/√3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये x√3 होता है, ये चीज आप जानते हैं, और ये x होता है। तो x√3 बराबर 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/√3। तो देखिए AD की पूरी वैल्यू क्या हो गई आपका, 10 प्लस 10/√3 और प्लस 10√3। हर एक बच्चा ध्यान दे, एलसीएम हो गया √3, तो ये आ गया आपका 10√3 और प्लस 10 और प्लस ये कितना, 30, तो आएगा आपका 40 प्लस 10√3/√3। ये फिगर आ गया। अब आपको चाहिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। साफ दिखाई दे रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि ED इंटू क्या हो जाएगा, AD। तो 1/2, ED की वैल्यू है 10√3 और AD की वैल्यू क्या है, 40 प्लस 10√3 और बाई √3। √3 से √3 कैंसिल, 2 से ये कटा, 5 आया। तो बच्चों देखिए ये आंसर आपका बन जाएगा टोटल 200 प्लस अभी इसमें से और कॉमन होगा, अगर 10 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि आप इस हिसाब से अपना ट्रायंगल मेंटेन कर पाए। हर एक बच्चा ध्यान देगा, नोट कर लीजिए।
सबको सही आ रहा है समझ में? कोई यूट्यूब वाला कमेंट दिखाएगा मुझे? एकदम सही चल रहा है ना राहुल सर? परसेंटेज चला रहा हूं 7 बजे से। आज जो सुबह क्लास आपकी डिस्टर्ब हुई थी, क्वालिटी बहुत सही आ रही है इस समय। आप अपना नेट का स्पीड भी चेक करिए। हमारी क्लास नहीं चल रही, आई होप हमारी क्लास ज्वाइन करने पर हमें वहीं से क्लास प्रोवाइड कराई जाए जहां से हमने बंद किया था। ऐसी चीजें तो बहुत लोगों के साथ होती है। ऐसी चीजें बच्चे ने कहा है जहां से हमने छोड़ा था वहीं से क्लास कंटिन्यू करिए, ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने YouTube पे और भी क्लासेस चला रखी है। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा दिया, आपका 3D पूरा पढ़ा दिया, PS भी पढ़ाऊंगा इधर ही, उसके बाद आपका कैट लेवल चल ही रहा है। अब आप आके फिर से कहें कि क्लास में मुझे कैट लेवल दीजिए उसी समय पे, संभव नहीं हो पाएगा। हाँ ये है कि आप क्लास में पढ़ना चाहें तो किसी भी बैच में आपको अलाउ हम करेंगे। अगर 7 बजे वाले हैं तो 10 बजे चल रहा है तो 10 बजे जाके पढ़ लीजिए, कोई नहीं रोकेगा। 5 बजे चल रहा है तो 5 बजे पढ़ लीजिए। कोचिंग आपकी है, आप चाहें जैसे जिस तरीके से मैनेज करके पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। आइए देखिए 77। अब हम मूर्ख थोड़े ही हैं कि YouTube पे भी पढ़ाएं और फिर क्लास में भी वहीं से आगे पढ़ाएं, और बच्चे भी वो बेचारे, उनके साथ भी धोखा हो जाएगा जो YouTube पे आके पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं वो। चलिए देखिए, हाँ आपकी जो कई सारे बच्चों की नेट की प्रॉब्लम है, गांव साइड में रहते हैं, रिमोट एरियाज में, वहां नेट की कनेक्टिविटी बहुत वीक है, इस कारण से वो बेचारे क्लास नहीं कर पाते हैं। और कुछ तो कोरोना से लग रहा है कि उनको ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है, वो एकदम खाली हैं फिर भी नहीं आते पढ़ने के लिए यूट्यूब पे। चलिए देखिए 77, क्योंकि जानते हैं क्लास का कुछ कह नहीं सकते, कब ओपन होगा कब ओपन नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए ये चीजें आपकी कराई जा रही हैं। आपकी ये YouTube की फ्री क्लास है। चलिए ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बोल रखा है कि इसके बाद आपका अभी वर्क एंड टाइम का PS2 बचा हुआ है, PS1 में भी थोड़ी चीज बची हुई है, तो उसकी भी क्लास अब कल से रेगुलर रखेंगे, वर्क एंड टाइम वाली भी, क्योंकि परसेंटेज सुबह हो जाएगा और परसेंटेज के समय में हम आपका वर्क एंड टाइम का, राहुल सर ऐसे क्लास मैनेज करा दीजिए कि रेगुलर लेकर 1 हफ्ता में वर्क एंड टाइम कंप्लीट करा दें पूरा। चलिए आइए देखिए, फिर उसके बाद आपका पार्टनरशिप चल जाएगा, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी चल जाएगी। चलिए देखिए 77 और लीवोलन पे आपका चल ही रहा है क्लास, जो पढ़ना है वो पढ़ते रहें। सवाल बहुत अच्छा सा है, छोटा सवाल है, समझिएगा। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ 54 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 समबाहु त्रिभुज हैं तथा सभी छोटे त्रिभुज यथा ट्रायंगल ANM, ट्रायंगल OCP, ट्रायंगल QPX आदि भी समबाहु त्रिभुज हैं। आकृति MNOPQRM का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। MNOPQRM के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। यहां M है, N, ये O, P, Q, R। ध्यान से देखिए, इसी का एरिया आपसे पूछा गया है, हर एक बच्चा ध्यान दे। ये सब हमारे समबाहु त्रिभुज हैं, सब के सब हमारे समबाहु त्रिभुज हैं। तो ये जो हमारा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा बनेगा ये एक समषष्ठभुज बनेगा। क्या बनेगा? समषष्ठभुज। और इसकी भुजा कितनी होगी? पूरे 54 की तिहाई, यानी कि कितनी हो गई? 18। ध्यान से देखिएगा कितनी हो जाएगी? 18। क्यों ऐसा हो रहा है आइए ये देख लेते हैं। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ? 120 हुआ। ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से बच्चों ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 120 हुआ। ऐसे ही ये भी 120 आ जाएगा, ये भी 120 आएगा,
ये भी 120 आएगा और ये भी क्या आएगा 120 आएगा। ध्यान से देखिए, यानी कि ये बच्चों सारी की सारी भुजाएं आपकी बराबर है। ये एक समषष्ठभुज बन गया और आप देख रहे हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये एक समबाहु त्रिभुज है और वैसे ही ये इसके बराबर है, ये आपका इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हुआ कि नहीं, और ये चीज इसके बराबर हुई कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, ये चीज इसके बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये चीज आपका इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हुआ। इस तरीके से आपने देख लिया कि यहां पर समषष्ठभुज की जो भुजा है वही इन समबाहु त्रिभुज की भी भुजा है। तो समषष्ठभुज की भुजा क्या हो जाएगी 18, ये भी 18 और ये भी क्या होगा 18। ये पूरा 54 था तो ये 18, ये 18 और ये भी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब आपसे पूछा गया है MNOPQR का क्षेत्रफल, तो MNOPQR एक क्या होगा रेगुलर हेक्सागन समषष्ठभुज। तो क्या हो जाएगा बच्चों क्षेत्रफल कितना 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 6 इंटू √3/4। a की वैल्यू क्या है 18 का स्क्वायर। आंसर बोलिए 486 √3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा नोट कर ले, यह आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करे। सभी लोग नोट करिएगा। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन ले आइए 78 नंबर का। 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मिटा देता हूं इसको मैं। फिगर आपके सामने बना हुआ है। एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को इसके विकर्णवत 3 बार मोड़ा जाता है ताकि एक समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त किया जा सके जिसकी दोनों बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, पहले मैं एक बना लेता हूं वर्ग। ये शीट आज ही सुबह पढ़ाने वाला है ना, आज ही पढ़ाने वाला। चलिए कोई बात नहीं, निकाल लीजिएगा। परसेंटेज में जो पढ़ाना है मुझे उसकी शीट निकाल लीजिएगा। आज नेट की दिक्कत नहीं आ रही है ना राहुल सर, एक बार भी बफरिंग भी नहीं हुई। गुड। अस्थाई समाधान इसका निकाल लिया गया है कि अब प्रॉब्लम ना हो। कमी इसी साइड से थी, जानकारी के अभाव में चीजें सही नहीं हो पा रही थी। सॉरी, यहां से मोड़ना था करना। ये लीजिए वर्ग है, ये वर्ग है। इसको विकर्णवत 3 बार मोड़ा गया। देखिए, एक बार ऐसे मोड़ लिया, एक बार इस तरीके से मोड़ लिया, 2 बार मोड़ लिया। अब ये त्रिभुज बन चुका है। ध्यान से देखिए। तो बच्चों अब जब मोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, एक बार ऐसे मोड़ लिया, दिखाई दे रहा है। एक बार ऐसे मोड़ लिया, एक बार ऐसे मोड़ लिया। अब जब मोड़ेंगे तो इसको ऐसे मोड़ेंगे। फिगर में भी ऐसे ही दिया हुआ है, सेम इसी मॉडल में मोड़ने के लिए दिया गया है। आप जब इसको खोलेंगे, ध्यान से देखिए, जब इसको आप खोलेंगे तो जो फिगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही फिगर यहां भी बनेगा। इस तरीके से लाइनिंग जो यहां आपके हाथ में जो शीट है, जैसी लाइनिंग यहां दिखाई दे रही है वैसे ही लाइनिंग आपके क्वेश्चन के भी फोल्डिंग वाले फिगर में दी गई है। मोड़ना इसी तरीके से है। देखिए, एक बार ऐसे मोड़ा, विकर्ण के साथ इस तरीके से मोड़ दिया, एक बार इधर से विकर्ण के साथ मोड़ दिया, और एक बार ऐसे मोड़ देंगे, ये बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, इस तरीके से फिगर बनेगा ऐसे। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री यहां आएगा, तो ये 2 भुजाएं 10-10 बोली जाएंगी।
ये दो भुजाएं क्या बोली जाएंगी, 10 10 बोली जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा समझ ले इस चीज को। तो सुनिएगा, जब इसको खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे तो ये आया, तो जब ये खोला जाएगा तो ये फिगर इस तरीके से आएगा, ध्यान से देखिएगा, और ये 10, ये 10 और ये 10 हो जाएगा। समझिए इस चीज को। और जब इस चीज को पूरा खोलेंगे, ध्यान से देखिए, पूरा खोलेंगे तो ये आकृति इस तरीके से बनेगी, यही वर्ग हो गया आपका, यही आपके क्वेश्चन में बना भी है। तो ऑलरेडी ये पूरा पूरा 10, ये 10, तो ये क्या हो गया 20। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा पूरा 20 हो गया, तो बच्चों ये भी 20, ये भी 20, इस चीज को समझिएगा। तो वर्ग की भुजा आ गई 20, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ये हो गया 20 का स्क्वायर यानी कि 400। यह आंसर है आपका, समझ लीजिए आप लोग। क्या बाबू, लीवोलन पे प्रॉब्लम है? उनको बताया आपने? ठीक है। लीवोलन पे जो कमेंट वाला एक सेक्शन है, 3-4 दिन में वो अपडेट हो जाएगा ऐप, तो कमेंट भी सबके प्रॉपरली शो होने लगेंगे। आइए 79 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा ध्यान दे। 79 क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके। 79 नंबर का क्वेश्चन सबके सामने है, हर एक बच्चा ध्यान दे। ए बी सी डी एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर तथा एंगल डी ए बी बराबर एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री। पी तथा क्यू दो बिंदु क्रमशः भुजा ए बी तथा सी डी पर इस प्रकार है कि डी क्यू इज टू बी पी बराबर 1:2 तथा डी क्यू एक पूर्णांक है। तो डी क्यू के अधिकतम कितने मान हो सकते हैं, डी क्यू का अधिकतम कितने, नहीं ऐसे भाषा होनी चाहिए, डी क्यू का अधिकतम कितना मान हो सकता है, भाषा ये होनी चाहिए। डी क्यू के प्लूरल नंबर में लिख दिया है ना, यानी कि कई सारे मान की बात कर रहा है, ये एक ही अधिकतम मान की बात कर रहा है। तो करेक्शन है यहां पर, डी क्यू का अधिकतम कितना मान हो सकता है, जबकि चतुर्भुज पी बी क्यू डी का अधिकतम क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। ध्यान से देखिए, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। हर एक बच्चा ध्यान दे, फिगर बनाते हैं। एडी 9 है, बीसी आपका 13 है। ए बी सी डी, बी सी आपका 13 है, ए डी आपका 9 है और डी ए बी ये 90 डिग्री है, फिगर बनाया गया है, ये 90 डिग्री है। बी सी डी ये भी बच्चे आपका 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। पी तथा क्यू दो बिंदु क्रमशः ए बी और सी डी पर इस प्रकार हैं कि आपका डी क्यू और बी पी का रेशियो, डी क्यू और पी किस पर है, सी डी पर, पी किस पर है, ए बी पर। पी है ए बी पर, ध्यान दीजिएगा, और Q किस पर है, सी डी पर है। इस प्रकार से है कि डी क्यू और बी पी 1:2 के रेशियो में, मतलब बच्चों अगर ये x तो ये क्या होगा, बीपी की वैल्यू 2x। हर एक बच्चा ध्यान दे, डी क्यू एक पूर्णांक है, यहां से इसको मिला भी लीजिए, डी क्यू एक पूर्णांक है, इसकी वैल्यू हमेशा पूर्णांक में होगी। तो डी क्यू का अधिकतम मान कितना हो सकता है, जबकि चतुर्भुज पी बी क्यू डी का अधिकतम क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
देखिए ये फिगर है आपका सामने, यहां से इसको ना मिलाकर यहां से इसको मिला देते हैं, एक समकोण त्रिभुज यहां से बन जाएगा, और फिर यहां से आप इसको मिला दीजिए इस तरीके से। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि PBQD का अधिकतम क्षेत्रफल 150 दिया हुआ है, तो क्या होगा, इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। हर एक बच्चा ध्यान दे, हमको बताना है PBQD का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखिए PBQD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम पूरे ABCD के क्षेत्रफल में से क्या क्या माइनस कर देंगे, त्रिभुज APD का क्षेत्रफल, और क्या माइनस कर दिया जाएगा, त्रिभुज BCQ का क्षेत्रफल, ये माइनस हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, अगर हमें BPQD का क्षेत्रफल चाहिए, ध्यान से देखिए BPQD का क्षेत्रफल चाहिए, इसका एरिया, तो पूरे इसका एरिया लेना है, इसीलिए इसको इस तरीके से मिलाया गया है, ये पूरा मिलाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मिलाना पड़ेगा, सामने है फिगर आपके। अब देखिए हमें इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हम पूरे ABCD के एरिया में से इस समकोण त्रिभुज का एरिया और इस समकोण त्रिभुज का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका एरिया आ जाएगा। अब सुनिएगा एक चीज और रह गई, अब ABCD का एरिया कैसे निकलेगा, ABCD का एरिया निकालने के लिए हम यहां से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर इन दोनों समकोण त्रिभुज के एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा ABCD का एरिया आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां भी 90 है और यहां भी 90 है, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो यहां देख लीजिएगा ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADB और प्लस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, ये ऐसे निकलेगा। सारे मान उठा के सेट करना शुरू करिए। देखिए इसको y ले लेते हैं, इसको z ले लेते हैं, सही है, हर एक बच्चा ध्यान दे, इसको y बोल दिया और इसको z बोल दिया, तो समकोण त्रिभुज के लिए हमारा सब कुछ मेंटेन हो चुका है, फिगर उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट यहीं से मान उठा के रखना शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, मिटाना तो पड़ेगा अब, ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, फिर अभी मिटा देते हैं हम। चलिए मिटा रहे हैं बच्चों। अब इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए, ABCD का क्षेत्रफल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, बताइएगा, दोनों में 1/2 आएगा, या लिख ही लीजिए 1/2, बेस इंटू हाइट होगा, ये 90 डिग्री है, तो आप 9 गुणे लिख सकते हैं y प्लस 2x, BP की वैल्यू 2x ही तो है, हाँ ठीक है, इसका एरिया आ गया प्लस 1/2 इंटू, इसका एरिया क्या होगा 13 इंटू, यह आएगा आपका z प्लस x, सॉरी केवल z प्लस x, ठीक है, ये पूरा लेना है ना, ये और ये पूरा होगा 13 इंटू z प्लस एक्स। इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2। APD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइएगा, APD का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 इंटू 9 इंटू y, और माइनस BCQ का एरिया क्या हो जाएगा, BCQ का एरिया 13 इंटू z, ये हो जाएगा। फिगर देख लीजिए अच्छे से, हमें BPQD का एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, ध्यान से देखिए, इसका एरिया कैसे निकाला है, पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से BAD या APD समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और BCQ ये भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इन दोनों को माइनस कर दिया जाए। अब ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसके लिए कंस्ट्रक्शन, B को D से मिलाइए। अब देखिए ये एक पूरा समकोण त्रिभुज हो गया, ये एक पूरा समकोण त्रिभुज हो गया, इन दोनों समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ेंगे तो ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। भुजाएं जरा मान लीजिए, ये y हो गया, ये z हो गया, ये x, ये 2x तो पहले से ही रेशियो से उठा लिए थे हम।
ये 9 13 दे रखा है। तो इसका एरिया अगर निकाला जाए, अगर बच्चों किसका एरिया, ध्यान से देखिए, अगर इसका एरिया निकाला जाए, पहले कौन सा है आपका ये वाला एरिया, अगर इसका एरिया निकाला जाए पूरा, ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया BAD का एरिया तो आएगा ये 90 डिग्री, तो 1/2 इंटू 9 इंटू कितना y प्लस 2x आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद इसका एरिया निकाला जाएगा तो 1/2 13 इंटू z प्लस x आ जाएगा। ये ABCD का क्षेत्रफल है, इसमें से आप माइनस कर देंगे APD और BCQ का क्षेत्रफल, तो APD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू y, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, और BCQ का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू 13 इंटू z। जब हल करेंगे इसको तो हल करके कितना आएगा 31x बटा 2 आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये 31x/2 आ गया। अब यही एरिया जो होगा 31x/2 ये लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 150 के, ये लेस देन और इक्वल टू क्या है 150। बोल रखा है कि आपका PBQD का मैक्सिमम जो क्षेत्रफल है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया आया है यहां से 31x/2, तो ये आपका लेस देन और इक्वल टू होगा 150 के। तो बताइएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 9.6 आ रहा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 9.6 आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों देखिए x का जो मान होना चाहिए, QD का मान पूर्णांकीय मान है, तो अगर पूर्णांकीय मान लेना है तो ध्यान से सुनिए, अगर QD का पूर्णांकीय मान लेना है, अरे ठीक है चलिए देखिए, अगर x का पूर्णांकीय मान लेना है, ध्यान दीजिएगा, x का पूर्णांकीय मान लेना है, हर एक बच्चा ध्यान दे, x का अगर पूर्णांकीय मान अगर आपको लेना है तो बच्चों वो क्या ले सकते हैं 9, इसके ऊपर जाएगा, अगर 9.6 के ऊपर 10 करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो एरिया इससे ज्यादा चला जाएगा। एरिया मैक्सिमम 150 आ रहा है, तो इससे कम अगर लेंगे तो किस पूर्णांकीय मान पे कम आ जाएगा 9 पे, 10 लिया नहीं जा सकता, तो मैक्सिमम x का मान क्या हो सकता है, x का अधिकतम मान, अधिकतम पूर्णांकीय मान कितना आएगा बच्चे 9, यही आंसर है। DQ बराबर क्या आया 9 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर बनेगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। समझ में आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिगर बना लीजिए, इस तरीके से फिगर बनेगा आपका। इसका एरिया दे रखा है, BPQD का एरिया दे रखा है, मैक्सिमम एरिया 150, तो इसका एरिया निकलेगा कैसे, आप पूरे ABCD के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। अब हमारा ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको ये कंस्ट्रक्शन करके मिलाना पड़ेगा, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल। वो लाइन मैंने पहले लिख रखी थी, अलग से फिर से लिख देते हैं, ABCD का क्षेत्रफल बराबर आएगा त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज, बोलिएगा ABD प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, इसका एरिया निकालकर फिर उसमें से ये एरिया घटा दिया, सारे फिगर जो z और y लिए थे वो सब कट गए, 31x/2 आ गया, इसी को लेस देन और इक्वल टू 150 कर लीजिए, x इज लेस देन और इक्वल टू 9.6 आएगा, तो आपका 9 आ गया। सबके बस का नहीं है ये सब क्वेश्चन, ये सब सवाल जो कराए जा रहे हैं सबके बस के नहीं हैं। जिन लोगों को अभी तक आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं याद होगा, जो CL के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे, क्या वो सब ये सवाल लगा पाएंगे? वो उम्मीद भी ना करें कि ये चीजें उनको समझ में आएंगी, वो उम्मीद भी ना करें कि ये चीजें समझ में आएंगी उनको। चलिए अब इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन, 80 नंबर का सवाल देखिएगा। ये उन्हीं बच्चों के लिए है सवाल जिनका एक लेवल है, जिनको मैथ्स आती है, जिन्होंने 2D 3D प्रिज्म पिरामिड फ्रस्टम सब अच्छे से पढ़ा है। दिए गए चित्र में दो वृत्ताकार चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 90 डिग्री का कोण निरूपित करते हैं। यदि चाप y की लंबाई 10 पाई है तो चाप x की लंबाई, ये भी एक अच्छा सवाल है। 80, एक चाप ये है
एक चाप ये है, थोड़ा और सही से बनाते हैं। एक चाप ये x है और ये y है। y की लंबाई कितना दे रखा है? 10 पाई। एक चाप ने अपने सेंटर पे 90 डिग्री का कोण बनाया है और एक चाप ने अपने सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बनाया है। ये दोनों चाप अलग अलग वृत्तों के हैं, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों चाप अलग अलग वृत्तों के हैं। तो बच्चों देखिए, एक वृत्त आपने ऐसे बना दिया और फिर एक इसका सेंटर ये हो गया। ध्यान से देखिए, इसका सेंटर ये हो गया। एक वृत्त ऐसे बनेगा, इसका सेंटर ये हो गया। यही फिगर है। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, रुकिए। एक आपका वृत्त ये है, इसी को काटते हुए एक वृत्त और जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, दो वृत्त हो गए आपके, दो वृत्त हो गए। इनके ये चाप आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहां इस तरीके से मैंने बना रखा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा वृत्त आपका किधर है। ये आपका जो चाप दिखाई दे रहा है, इस छोटे वृत्त का चाप है। ध्यान से देखिए, केंद्र इसका ये है और फिर इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? R1। इसकी त्रिज्या हो गई R1। हर एक बच्चा ध्यान दे, या R1 क्या स्मॉल r ले लेते हैं, दिखाई समझ में आएगा ना। ये एक अलग वृत्त है, R हो गया। तो यहां जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। हर एक बच्चा ध्यान दे, यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। इस चाप का नाम क्या है? X। इसके लिए त्रिज्या क्या है? R है। अब देखिए, ये जो नीचे से जो चाप बना है वो ये है, वो ये है। समझ गए होंगे। इसके लिए ये बड़े वृत्त के लिए चाप है। कई बच्चों से गलती हो जाती है छोटा चाप बड़ा चाप समझने में। सेंटर कहां होगा, कहां 90 और कहां 60 बनेगा, डाउट होने लगता है। इसलिए मैंने फिगर ये इस तरह से बना दिया है। यहां जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। ध्यान से देखिए, 60 डिग्री का बनेगा। और इसके लिए चाप क्या है? y है। 60 डिग्री के लिए चाप की लंबाई y है और 90 डिग्री के लिए चाप की लंबाई क्या है? x है। एकदम क्लियर हो लीजिए, 90 डिग्री के लिए चाप की लंबाई x है। x की वैल्यू आपसे पूछा होगा इसमें। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये फिगर है। दोबारा बना देते हैं, दोबारा देख लीजिए। ये आपका छोटा वृत्त, सेंटर ले लेते हैं इसका, ये सेंटर हो गया। ये आपका एक बड़ा वृत्त इस तरीके से बन गया। इसका सेंटर ये है। देखिए, फिगर में भी ये दो चाप आपके हैं, यहां भी ये दो चाप आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो छोटा वृत्त है उसका केंद्र ये है, उसकी चाप की वैल्यू ये x है। यहां पर जो एंगल बनेगा, ध्यान से देखिए, 90 डिग्री का बनेगा। ये पहले 90 डिग्री बन जाएगा ना बच्चे, यहां पर ज्यादा फैलाव है, ये 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री के लिए चाप की लंबाई क्या होगी? x होगी। इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r। रेडियस क्या होगी? स्मॉल r। लिख लीजिए, रेडियस होगी स्मॉल r। अब देखिए, बड़े वाले वृत्त के लिए ये नीचे वाला चाप होगा, इसकी त्रिज्या कैपिटल R। और यहां बनेगा कितने डिग्री का एंगल? 60 डिग्री का एंगल। और इसके लिए चाप की वैल्यू क्या होगी? y। वही यहां लिखा है। रेडियस क्या होगा? कैपिटल R। ये फिगर क्लियर कर लीजिए। अब यहां से बना देते हैं। ये बनाना बहुत जरूरी है, तब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी, डाउट आपका दूर रहेगा। अब देखिए, ये स्मॉल r है और यहां से क्या है? ये कैपिटल R है। यहां 60 डिग्री का एंगल, यहां 90 डिग्री का एंगल। समझ में आ गया होगा आपको। अब सुनिएगा, बना लीजिए फिगर। अब देखिए, यहां पर y की वैल्यू दे रखा है, कितना है? 10 पाई है। तो हम जानते हैं L इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई यहां पर कैपिटल R 60 बाई क्या होगा? 360। और यहां पर L की वैल्यू रख लेते हैं कितना? 10 पाई। डायरेक्ट चाप की लंबाई का पैटर्न हम जानते हैं। तो R बराबर कितना आएगा? बताइए, कैलकुलेट कर लीजिए। 5 आ गया और ये 6 आया, R बराबर 30। R बराबर 30 आ गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, R की वैल्यू 30 आ गई। तो बाबू ये बताइए, जब ये कैपिटल R की वैल्यू 30 आ गई
तो यहां से अगर ये लाइन हम मिला दें, ये हम लाइन मिला दें, तो ये बन कैसा रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बनेगा कि नहीं। तो इस जीवा की माप, ए बी जीवा की माप भी क्या होगी, 30 हो जाएगी। जब ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी क्या होगी, 30। तो जीवा ए बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये फिगर बनेगा, ये जीवा ए बी है, ये 30 तो ये भी 30। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये 30 तो ये भी 30। अब हमारा जब अगर x की वैल्यू निकालना है तो स्मॉल r हमारे पास होना जरूरी है। अगर हम चाप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, चाप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो स्मॉल r हमारे पास होना जरूरी है। तो कैसे आएगा स्मॉल r, आइए वो हम दिखा देते हैं। फिगर मिटा रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। पहले चाप की माप L बराबर 2 पाई r थीटा बाई 360 से हमने निकाल लिया कैपिटल R आ चुका है। अब हमको x चाहिए तो स्मॉल r निकालना है। तो फिगर इस तरह से बनाएंगे, स्मॉल r और ये कितना है 60। तो बच्चे ये पूरा 30, यहां से ये ऐसे लंब गिरेगा तो ये 15 और ये 15 हो जाएगा। बता दीजिए ये कितना होगा 30 और ये भी 30। तो अब बताइए 30 के सामने ये 15 है, तो निश्चित रूप से ये जो कर्ण होगा वो कितना होगा 30 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा 30 आ रहा है। 60, सॉरी बच्चों ये नहीं 60 नहीं है, ये तो 90 है, देखने में गड़बड़ हो गया। ये पूरा 90 है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो बच्चे ये 45 और ये 45 आएगा, ये पूरा आपका 30 था, तो ये 15 और ये 15 हो गया, तो ये भी 15 हो जाएगा क्योंकि ये भी 45, तो ये 15√2 आ जाएगा। ये आ गया आपका 15√2। हर एक बच्चा ध्यान दे 15√2। ये स्मॉल r की वैल्यू आ गई। अब हमको x का मान चाहिए तो क्या होगा 2 पाई स्मॉल r। थीटा की वैल्यू कितनी है बताइए, थीटा की वैल्यू है 90 और 90 बाई 360। तो 2 पाई स्मॉल r की वैल्यू है 15√2 इंटू 90 बाई 360 यानी कि 1/4। तो कितना आ गया, ये आपका 2, तो ये आ जाएगा 15 पाई बाई √2। ये आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये आपका आंसर है। एक अच्छा सवाल मैंने करवाया अभी आपको। देखिए जो 10 पाई चाप है, 10 पाई जो चाप है ये बड़े वृत्त की चाप है। नीचे जो चाप है 10 पाई बड़े वृत्त की चाप है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो कैपिटल R आएगा, यहां एंगल 60 डिग्री लिया जाएगा। जब x आपको निकालना है तो x निकालने के लिए स्मॉल r आपको निकालना पड़ेगा। स्मॉल r आएगा कहां से, ध्यान से सुन लीजिए। यहां जब ये ए बी जीवा मेंटेन हो जाएगी, ये 30 है, ये 30 है, ये 60 डिग्री का एंगल, तो अपने आप ए बी जीवा भी 30 यूनिट ही होगी, इसकी भी माप 30 ही होगी। तो ध्यान से देखिए, अब ये 30 हो गया, ये लंब गिरा, ये 15 में बटेगा, ये 45 में बट जाएगा, तो ये 15√2 आ गया। स्मॉल r बराबर 15√2 आ गया। ध्यान से देखिए, अब डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगा लीजिए चाप की लंबाई का, लेंथ ऑफ एन आर्क का, तो 2 पाई r थीटा बटा 360 से ये आपका आंसर आ गया। ये सब सवाल उन्हीं को समझ में आएगा जो एक अच्छा लेवल रखते हैं। यूट्यूब के कमेंट दिखाइए, एक अच्छा लेवल रखते हैं, उन्हीं को चीजें क्लियर होंगी। किस पर है बाबू? अल्लाहपुर में लाइव सेंटर की क्लास फिर शुरू कीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि लॉकडाउन हो रखा है, अल्लाहपुर में कैसे शुरू करें लाइव सेंटर की क्लास। वैसे भी लाइव सेंटर मैंने हर जगह बंद कर दिया, केवल एक गोविंदपुर ही चल रहा है, क्योंकि लाइव सेंटर चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, कभी नेट डिस्टर्ब, कभी कुछ डिस्टर्ब, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, हिमांशु कभी कभी, हिमांशु ने क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने क्वेश्चन दिया था, आज तक सलूशन नहीं मिला। हिमांशु मिल जाएगा बाबू आज रात में, हिमांशु सलूशन आपको देते हैं रात में हम।
देख लीजिए, सबके बस का नहीं है ये क्लास अटेंड करना, कैट लेवल वाला। इसके लिए आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा पहले से ही। कोचिंग का नंबर किसके पास है बाबू? चाहे आप कोई तो कोचिंग का नंबर रख ही ले कहीं। तुरंत रख लीजिए, चाहे आप दोनों में से कोई एक आदमी रख ले। अब दोबारा मैं नहीं कहूंगा कि किसके पास नंबर है कोचिंग का। कोई नहीं रखा होगा आज तो कोचिंग का नंबर। अच्छा, था उनके पास नंबर, ठीक है, उठा। हाँ, अलजेब्रा वाली शीट की पीडीएफ आज पूरी उम्मीद है कि मिल जाएगी। शीट फाइनलाइज हो ही चुका है। महेंद्र कुमार, उत्तम सर की क्लास क्यों नहीं चल रही है? चलेगी, बेसिक लेखपाल वाली फ्री क्लास जो है वो चलेगी। लेखपाल का भी बच्चों फ्री बैच अनाउंस हो चुका है, चलेगा। आज नहीं चला है, कल भी नहीं चला था, वो भी फ्री बैच आपका चलेगा। मैथ्स चल रहा है, हिंदी तो चल रहा है ना लेखपाल के लिए फ्री बैच। हिंदी में भी आज बहुत डिस्टर्ब हुआ होगा। हाँ, फ्री बैच हिंदी का चलाया जा रहा है अभी। हिंदी पढ़िए, मैथ आप लोग पढ़ ही रहे हैं। जीएस रह गया तो जीएस के लिए रूम पे स्टडी करिए। लेखपाल की वैकेंसी देखिए आती है कि नहीं, कुछ पेपर में तो आ रहा है कि लेखपाल की वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे वैकेंसी पेपर में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में पता दिखाई नहीं देता कोई कि वैकेंसी कोई आ रही है। लॉकडाउन के बाद यही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लॉकडाउन के बाद वैकेंसी आएगी। हमें उम्मीद तो नहीं है कि लॉकडाउन के बाद वैकेंसी आएगी। लॉकडाउन के बाद थोड़ा टाइम लगेगा वैकेंसी आने में, तुरंत कैसे आ जाएगी, चीजें व्यवस्थित होने में समय लगेगा। देख ही रहे हैं कि इस समय पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इतना जल्दी नहीं आएगी लेखपाल की वैकेंसी, इसलिए बहुत परेशान ना हो। आप टारगेट करिए एसएससी को ही, क्योंकि ये सच्चाई है कि एसएससी ही टाइम पे आपका पेपर करा पाएगी। सारे एग्जाम जो है एसएससी ही टाइम पे करा पाएगी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा। तो आपका टारगेट अभी केवल एसएससी होना चाहिए। हिंदी में पढ़वा ही रहा हूं लेखपाल के लिए, अगर आ गई तो उसकी भी तैयारी आपकी पूरी रहेगी। फ्री हिंदी की क्लास चल रही है, टाइमिंग क्या है उसकी राहुल सर? 10:45, ठीक है। 10:45 से आपकी हिंदी चल रही है। उसको आप लोग रेगुलर डेली पढ़िए। मैं डिलीट करवा दिया करूंगा वो वीडियो डेली, नहीं तो आप आते नहीं है डेली पढ़ने के लिए। तो हिंदी का वीडियो कोशिश करिए कि डेली डिलीट हो जाए, ठीक है, ये दिमाग में आप रखिए। कल अनाउंसमेंट करा दीजिए और परसों से तुरंत जैसे वीडियो कंप्लीट हो डिलीट करा दीजिए कि बच्चा आए और उसी समय पढ़े, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं अब कल मिलेंगे 5 बजे। और इंटरनेट वगैरह बच्चों हमारे हाथ में नहीं होता कि लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन हमारे घर से ही आ रहा है कि हम हमेशा उसको प्रॉपर फ्लो कराते रहेंगे। कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए क्लास का टाइम लेट हो जाता है या कभी क्लास बंद करनी पड़ती है। इसलिए कोई ये ना कहे कि टाइम फिक्स नहीं है। 5 बजे का टाइम फिक्स है कैट लेवल का।